एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें स्टडी करेंगे हम चार्ज के बारे में। फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें दो वर्ड हैं, तो इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज के रिलेटेड बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो उसके बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर जो बात होगी वो होगी चार्ज एट रेस्ट। स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो जो चार्ज होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे इसमें, और कब पढ़ेंगे, जब वो रेस्ट पर होगा। तो रेस्ट पर चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा चार्ज मोशन में भी हो सकता है, अगर चार्ज मोशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, तो उसको भी हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम चार्ज को रेस्ट पर रखकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। चार्ज के बारे में दो नाम जो हमने पहले से सुन रखे हैं वो हैं, एक तो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ये दो नाम हम जानते हैं चार्ज के। तो फर्स्ट है प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर आप जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, और इस पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और इस पे भी चार्ज सेम ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर चार्ज सेम होता है, बस फ़र्क इतना सा है कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। बाकी अमाउंट में सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये दो नाम हमने सुने भी। उसके बाद अगर हम किसी न्यूक्लियस की बात करें या किसी एटम की बात करें, तो कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का दो तरीके हो सकते हैं, या तो उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, या फिर अगर उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक एटम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर लिख रहा हूँ, ये प्रोटॉन 20 और इलेक्ट्रॉन भी 20, दोनों मैंने इक्वल लिए। तो जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, तो इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कोई भी एटम, जिसकी आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो एटम न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि उसके पास जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी तरीके से प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज हो जाएं, जैसे 20 से 22 हो गए और इलेक्ट्रॉन 20 ही है, इलेक्ट्रॉन उतने के उतने ही, पर प्रोटॉन 2 इंक्रीज कर दिए मैंने, तो अब यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रिकली अब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव कम है। इसी को एक दूसरी तरीके से देखते हैं कि अगर प्रोटॉन 20 के 20 हैं ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन 20 से मैंने 18 कर दिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिए इस एटम में से। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी भी प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ मैंने प्रोटॉन को इंक्रीज़ किया था, जबकि यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज़ किए हैं। चार्ज की अगर बात करें तो यहाँ फिर प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो चार्ज यहाँ पे भी पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज दो तरीके से पॉसिबल, या तो प्रोटॉन के नंबर को इंक्रीज़ करके या फिर इलेक्ट्रॉन के नंबर को डिक्रीज़ करके। अब इनमें से सही कौन सा है, तो ये वाला तो गलत है और ये सही है। उसका रीज़न ये कि यहाँ पर मैंने प्रोटॉन को इंक्रीज़ किया। प्रोटॉन एटम में न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है, इस वजह से वहाँ पर प्रोटॉन इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना उतना आसान नहीं होता। तो प्रोटॉन के नंबर को कम ज़्यादा करना ईजी नहीं है, एक तरह से यूँ बोल सकते हैं पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रोटॉन कम ज़्यादा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं और ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर को कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव चार्ज है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, उसका मीनिंग ये होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन कम है। जैसे अगर ये पेन पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कि इसमें से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या होगा कि इसमें प्रोटॉन अपने आप ज़्यादा हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम पॉजिटिव बोलेंगे तो उसका मीनिंग हम यही समझेंगे इस चैप्टर में या आगे भी हम यही समझेंगे कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कम है। तो पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग इलेक्ट्रॉन का कम होना, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के कंपैरिजन में कम होना, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें, प्रोटॉन 20 है, इलेक्ट्रॉन मैंने 22 कर दिए, मतलब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन 20 से 22 कर दिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दिए, तो इलेक्ट्रिकली अब ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है। इसी को एक और तरीके से देखते हैं कि प्रोटॉन मैंने 18 कर दिए, इलेक्ट्रॉन 20 के 20 है। प्रोटॉन मैंने 2 कम कर दिए, 20 से 18 कर दिए और इलेक्ट्रॉन 20 से 20 है। तो यहाँ पर भी अब इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकली चार्ज तो नेगेटिव ही आएगा। अब इन दोनों में भी वही बात कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है, तो वापस ये वाला गलत रहेगा। रीज़न कि प्रोटॉन को नंबर को आप कम नहीं कर सकते, ना ज़्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं। तो
यहाँ पे ये वाला सही है, आप इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर सकते हैं पर प्रोटॉन को डिक्रीज नहीं कर सकते। प्रोटॉन को ना तो डिक्रीज किया जा सकेगा ना इंक्रीज किया जा सकेगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होने की वजह से आया है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उसको रिलेट करेंगे हम इलेक्ट्रॉन के नंबर से, ना कि प्रोटॉन के नंबर से। प्रोटॉन के नंबर की हम बात ही नहीं करेंगे, जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के नंबर की बात करेंगे। अगर मैं बोलता हूँ ये पेन पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन कम कर दिए हैं। और अगर ये पेन नेगेटिव है, इसका मतलब मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन के कम ज़्यादा होने से ऑब्जेक्ट पे चार्ज होता है। अगर हम चार्ज को डिफाइन भी करें तो चार्ज को इसी तरह से डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कम ज़्यादा होना ही चार्ज है। प्रोटॉन से हम रिलेट करेंगे ही नहीं चार्ज को। तो चार्ज को रिलेट करेंगे हम इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज। दूसरा कि अगर हम चार्ज को एक और तरीके से डिफाइन करना चाहें तो एक डेफिनेशन जो इसकी है वो ये दे सकते हैं हम कि दो ऑब्जेक्ट ये न्यूट्रल हैं तो ना तो ये अट्रैक्ट होंगे ना ये रिपेल होंगे, दोनों न्यूट्रल हैं। तो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट या तो अट्रैक्ट होते हैं या फिर रिपेल होते हैं। चार्ज की वजह से दो ऑब्जेक्ट या तो अट्रैक्ट होते हैं या फिर रिपेल होते हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों रिपेल होंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो भी ये रिपेल होंगे। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। तो चार्ज जब इन पे चार्ज नहीं था, जैसे दो न्यूट्रल जब थे ये, तो ना तो ये अट्रैक्ट हो रहे थे ना रिपेल हो रहे थे। लेकिन चार्ज आने के बाद ये अट्रैक्ट और रिपेल हो रहे हैं। इसका मतलब चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट या तो अट्रैक्ट होते हैं या फिर रिपेल होते हैं। चार्ज की यूनिट के बारे में बात करें हम तो चार्ज का यूनिट है कूलम। सी से डिनोट करते हैं इसको। तो ये चार्ज का यूनिट है। ये एमकेएस सिस्टम है यूनिट। सीजीएस सिस्टम की अगर बात करें तो यूनिट चेंज हो जाएगा और यूनिट होगा स्टेट कूलम। और इसको डिनोट करते हैं ईएसयू से, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म इसका। तो स्टेट कूलम सीजीएस सिस्टम में है। इसी को आप फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं, दो नेम है इसमें। तो चार्ज का यूनिट एमकेएस सिस्टम में कूलम, सी से डिनोट करेंगे। सीजीएस सिस्टम में स्टेट कूलम, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। ये हो गया। इसके अलावा चार्ज का जो लार्ज यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है, वो है फैराडे। ये चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है। और 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,495 कूलम। एक फैराडे में इतने कूलम होते हैं। तो ये चार्ज का सबसे लार्जेस्ट यूनिट है और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। चार्ज का सबसे स्मॉल यूनिट स्टेट कूलम, सबसे लार्ज यूनिट फैराडे। एक फैराडे में इतने कूलम होते हैं। तो ये चार्ज का यूनिट हो गया। यहाँ से हम एक कूलम को डिफाइन भी कर सकते हैं। एक कूलम चार्ज को डिफाइन करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा करंट का। I इक्वल टू होता है Q/T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इस करंट। यहाँ से करंट का ही फॉर्मूला I इक्वल टू Q/T। यहाँ से Q का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो I × T। अगर मुझे Q का वैल्यू 1 कूलम लाना, मैं 1 कूलम को डिफाइन कर रहा हूँ, तो मुझे Q का वैल्यू 1 लाना है। तो इफ़ I इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड, देन Q इक्वल टू 1 कूलम। तो यहाँ से हम डिफाइन करेंगे अगर कोई कंडक्टर वायर है जिसमें 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकेंड तक फ्लो हो रहा है तो जो फ्लोइंग चार्ज होगा वो 1 कूलम होगा। यहाँ चार्ज को फ्लोइंग बोलना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि करंट तभी बनेगा जब चार्ज फ्लो होगा। तो अगर किसी कंडक्टिंग वायर में 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक अगर फ्लो होता है तो जो फ्लोइंग चार्ज था उसमें से वो कितना होगा 1 कूलम। ये 1 कूलम का डेफिनेशन हो गया। इसके बाद चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। थोड़ा सा चार्ज को मास से रिलेट भी करेंगे कि मास और इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और डिसिमिलरिटीज़ हैं। चार्ज और मास दोनों को हम एक दूसरे से कंपेयर करके देखेंगे। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे दो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल होते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। लाइक चार्जेस का मतलब कि दो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल होंगे, नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल होंगे। ये लाइक चार्जेस हैं जो रिपेल होते हैं। और अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं। तो ये अट्रैक्ट होते हैं, सिंपल सा प्रॉपर्टी सब जानते हैं, और ये रिपेल होते हैं। उसके बाद चार्ज और मास दोनों ही स्केलर हैं। ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। स्केलर का मीनिंग कि आपको चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होगी। बिना डायरेक्शन के भी हम चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर में आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है, स्केलर में आपको डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती है। तो दोनों में आपको कोई डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती, दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। चार्ज का एक प्रॉपर्टी ये है
कि चार्ज के बिना मास का एग्जिस्टेंस होता है, मास एग्जिस्ट करता है चार्ज के बिना भी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अब अगर ये न्यूट्रल है इसका मतलब इस पर चार्ज जीरो है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके पास मास होगा, मास जीरो नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है कि चार्ज के बिना मास का एग्जिस्टेंस है। जैसे ये पेन ही हो गया, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके पास मास है पर इसके पास चार्ज नहीं है, अभी इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है, तो बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट करता है, पर बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करें जिसके पास मास तो जीरो हो पर चार्ज हो, चार्ज जीरो ना हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है। बिना मास के चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक प्रॉपर्टी चार्ज का और ये है कि जो चार्ज होता है किसी वायर में, जैसे एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका जो टोटल चार्ज होगा वायर का वो जीरो होगा। अब ये जीरो किस तरह से होगा वो हमें समझना है। जैसे एक वायर है, इलेक्ट्रिकली कोई सा भी वायर लेंगे हम न्यूट्रल ही रहेगा, और न्यूट्रल है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हैं इसके पास, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल हैं। इक्वल होंगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, तो एक वायर है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इसमें से चार्ज फ्लो होने लगता है और इसमें करंट फ्लो होने लग जाता है, तो इसमें जो टोटल चार्ज है जो हम डिफाइन कर रहे हैं कि जीरो है, तो इसमें यहाँ एक कन्फ्यूज़न होता है कि जब चार्ज इसमें से फ्लो होके जा रहा है तो इसका टोटल चार्ज जीरो कैसे हो सकता है। तो उसको एक्सप्लेन करते हैं हम यहाँ पर, जिसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे मैं मान लो कि यहाँ से मैं किसी से एक 10 रुपये का नोट लेता हूँ इस हाथ से, और इस हाथ से वापस वो 10 रुपये का नोट किसी और को दे देता हूँ, फिर 10 रुपये का नोट लेता हूँ, फिर 10 रुपये का नोट देता हूँ, तो कंटिन्यूसली जो पैसा है वो मुझसे फ्लो होके जा रहा है, 10 रुपये आ रहे हैं, 10 रुपये जा रहे हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे पास कितना पैसा है, तो तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जितना मैं ले रहा हूँ उतना मैं देता भी जा रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ भी अमाउंट नहीं बचा। सेम यहाँ हो रहा है कि जितना चार्ज यहाँ से आ रहा है उतना चार्ज इधर से जा भी रहा है, तो इसके पास जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, जीरो। जितना आ रहा है उतना जा रहा है। तो इसी एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका जो टोटल चार्ज होता है वो जीरो होता है। तो ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हमने कुछ मेन बात की है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। चार्ज और मास दोनों स्केलर हैं, और इसके अलावा चार्ज के बिना मास एग्जिस्ट करता है, मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। एक प्रॉपर्टी और है, क्या स्पीड से ये दोनों इफेक्टेड होते हैं, वेरी करते हैं। तो अगर हम चार्ज की बात करें, जैसे चार्ज 1 कूलाम है, अगर ये रेस्ट पर है तो भी इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलाम ही रहेगा, और अगर ये मोशन में है, अगर मूव कर रहा है तो भी इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलाम ही रहेगा। मतलब चार्ज स्पीड से इफेक्टेड नहीं है। चार्ज रेस्ट पर हो तो भी उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा जितना वो चल रहा है या मोशन में है तब भी जो है। तो मैग्नीट्यूड स्पीड से इफेक्टेड नहीं होता, चार्ज का मैग्नीट्यूड स्पीड से इफेक्टेड नहीं होता। मास की अगर हम बात करें तो मास स्पीड से इफेक्टेड है। मतलब अगर हम रेस्ट पर हैं तो हमारा कुछ जो भी मास है, और मोशन में है तो मास चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ फिर कन्फ्यूजन होता है कि जैसे हम अपने से इसको रिलेट करें बात को, तो अगर हम रेस्ट पर है, हमारा मास 60 kg, तो हम अगर दौड़ रहे हैं या किसी बाइक पे जा रहे हैं तो हमारा मास क्या चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाता तो हमें कुछ पता चलता भी नहीं उसका कि होता है या नहीं होता है। प्रैक्टिकली अगर हम ऑब्जर्व भी करें तो कोई चेंज आता नहीं है मास में, हमारा मास रेस्ट पर जो है स्पीड में भी वही मास रहता है। तो फिर यहाँ पर जो बात कही गई है कि जो मास है वो स्पीड से इफेक्टेड होता है, और उसका एक फॉर्मूला भी है कि मास स्पीड से किस तरह से इफेक्टेड होता है। तो m = m0 √1 - v²/c²। यहाँ जो m0 है ये मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट कंडीशन में, जब वो रेस्ट पे है, और ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जब वो मूविंग कंडीशन में, मोशन में है। v यहाँ पर स्पीड हो गया, जिस भी स्पीड से वो मूव कर रहा है, ये स्पीड ऑफ लाइट हो गया। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मास वेरी करता है जब वो मोशन में होता है। तो हमारा कन्फ्यूजन अभी भी होगा वही है कि अगर हम हमारी बात करें तो हम जब रेस्ट पर हैं तो भी हमारा मास वही है, और जब हम मोशन में तब भी हमारा मास वही है, तो हमारा मास तो चेंज हो ही नहीं रहा है। फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे दिया गया या स्पीड से मास कैसे इफेक्टेड हो रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर ये जो v है ये स्पीड है। अगर हम नॉर्मली हमारी स्पीड की बात करें तो हम ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं करते हैं, हम एक नॉर्मल स्पीड से मूव करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो c 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, एक लार्ज नंबर है और हमारी स्पीड बहुत कम होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में हमारी स्पीड को इग्नोर किया जा सकता है। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि नीचे वाला वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऊपर वाला वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इस वजह से ये वैल्यू 0 हो जाएगी और m और m0 इक्वली आ जाएंगे। तो हमारे साथ ये होता है कि हमारा स्पीड जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इस वजह से हमारा मास वही होता है जो हमारा मास रेस्ट पर होता है, ये वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन अगर स्मॉल पार्टिकल्स की बात करें जैसे इलेक्ट्रॉन्स की हो गई या प्रोटॉन्स की हो गई, तो ये हाई स्पीड से मूव कर सकते हैं। इनका जो स्पीड होता है v, वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये वैल्यू 0 नहीं होगी और ये वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तो मास को इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि जो मास इफेक्ट होगा वो होगा, उसकी डिपेंडेंसी रहेगी v पर। v मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या स्पीड ऑफ पार्टिकल, कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में आप इग्नोर कर सकते हो, मतलब बहुत कम स्पीड है, जैसे हम हमारी बात कर सकते हैं इसमें, तो आप अगर हमारी बात करें हम, तो हमारा जो v है वो बहुत कम रहेगा। तो जब हम v को इग्नोर कर सकते हैं c के कंपैरिजन में, तब तो हमारा मास रेस्ट पर और मोशन में दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, जो होता भी है। लेकिन अगर हम v को अगर आप इग्नोर नहीं कर पाए, मतलब v का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, v को आप c के कंपैरिजन में इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपका मास मोशन में अलग रहेगा, रेस्ट पर अलग रहेगा। मोशन में आने के बाद मास थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ से हम फॉर्मूला से वो पता कर सकते हैं कि जो मास है मोशन में आने के बाद इंक्रीज़ हो जाएगा। तो रेस्ट पर मास कम रहेगा, मोशन में मास ज़्यादा हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में अच्छी खासी होनी चाहिए। अच्छी खासी होने का मतलब ये है कि ज़्यादा होनी चाहिए, जिसको आप इग्नोर ना कर सको। जैसे 10⁶ ही हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है वो 10⁶ के आसपास, तो 10⁶ इस वैल्यू को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। नीचे 3 × 10⁸ है, ऊपर 10⁶ है, तो 10⁶ को 10⁸ के कंपैरिजन में इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये मास का और चार्ज का हमने स्पीड से रिलेशन बताया कि चार्ज का स्पीड से कोई लेना देना है ही नहीं। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे वो स्पीड में हो। मास स्पीड के साथ वेरी करता है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हमने चार्ज के बारे में की है, बाकी इसका नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।